क्या आप जुआ खेलते हो, कसिनो जाते हो क्या, या फिर लॉटरी की टिकट लेते हो? अरे फैंटेसी ऐप पे क्रिकेट टीम तो बनाते ही होगे। अरे रुको रुको, इससे पहले कि आप मुझे विशुद्ध उच्च कोटि की गालियां दो, मैं यहाँ पे कोई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने नहीं आया। गैम्बलिंग वर्ड के बारे में सुनते ही कैसी चिड़सी हो जाती है ना। बट तुम्हें जान के शौक नहीं सीधा लकवा मार जाएगा अगर मैं कहूँ कि सिनेमा इज द बिगेस्ट गैम्बलिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। उसमें भी बेंस्टॉक आज के टाइम पर बॉलीवुड एक सबसे घटिया कसिनो है। इसलिए अक्षय कुमार भी 30% हार्डवर्क एंड 70% लक में बिलीव करते हैं। What I believe success is what you have made in your life is 70% luck and 30% hard work. अपनी इंडियन सिनेमा जिसमें बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड, अदरक, लहसुन सबको मिला दो तो हर साल 2000 फिल्में बनती है, जिसमें से 200 फिल्में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। खासकर बॉलीवुड का हाल ऐसा हो चुका है कि जहां वाईआरएफ जैसी इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी स्पाई यूनिवर्स को छोड़ दे तो मैसिव बजट वाली शमशेरा, थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी नॉनसेंस फिल्में बना रहे हैं। तो धर्मा का एंटेना भी अब करण जौहर की तरह काम करना बंद कर चुका है और वो अपना 50% स्टेक तक बेच चुका है। नेपो किड्स के बेबी सीटर बोले तो माई बाप करण जौहर 2025 में जिगरा और योद्धा जैसी फिल्में ला रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, जहां बॉलीवुड के पिलर्स माने जाने वाले इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ऑडियंस को थिएटर तक खींच के नहीं ला पा रही, वही एक ऐसा इंसान जिसके नाम और काम दोनों में विजन है, जिसे ना बाप की लेगेसी में प्रोडक्शन कंपनी मिली है, ना उसे किसी भगवान पापा, मेरा मतलब गॉड फादर का सहारा मिला। मैं दिनेश विजन की बात कर रहा हूँ। कल्कि के बाद वो सेकंड हाईएस्ट इंडियन फिल्म दे रहे हैं इन 2024। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कल्कि की बजट 600 करोड़ थी, तब जाकर उसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में अप्रॉक्स 1100 करोड़ का कलेक्शन किया। ऑन द अदर हैंड स्त्री 2 सिर्फ 130 करोड़ में बनती है और वर्ल्ड वाइड 874 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करती है। और सिर्फ स्त्री 2 ही नहीं, 2024 में मैडॉक वाली मुंजिया, TBMA, UG जैसी फिल्में दे रहे हैं और ओवरऑल 1300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर रहे हैं। मतलब जब हर कोई कह रहा था कि बॉलीवुड तू तो गया बेटे, तब भी बॉलीवुड के बर्बाद गुलिस्ता को बचाने मैडॉक सिनेमा वाले वकांडा फाइट में जिस तरह थॉर आता है ना, कुछ वैसे ही एंट्री लेते हैं। और आज क्या विकी, क्या शाहिद इवन SR के भी मैडॉक सिनेमा के साथ काम करने के लिए ऑनबोर्ड हो चुके हैं। तो कौन है दिनेश विजन, कैसे उन्होंने बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में एज अ प्रोड्यूसर पेनेट्रेट किया और बड़े बड़े धन्ना सेठ बने प्रोडक्शन कंपनीज जो नहीं कर पाई वो इन्होंने कैसे कर दिखाया, कैसे इन्होंने इंडिया का सबसे सस्ता, टिकाऊ और सक्सेसफुल यूनिवर्स यानी मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स बना दिया। और छावा के अलावा इनकी और कौन कौन सी फिल्में आने वाली, और क्या फ्यूचर में बॉलीवुड का डेमोग्राफिक्स पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि इतने सारे सवाल शूट करके मैंने आपकी जिज्ञासा, बोले तो क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। तो करण जौहर को देते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा का चोको। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, फिर चाहे आप ईबू हटेला के फैन हो या फिर आपका फेवरेट हो क्राइम मास्टर गोगो। सो इस वीडियो को भी हमने 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, हु इज दिनेश विजन, सेकंड, राइज ऑफ मैडॉक फिल्म्स, थर्ड, मैडॉक वर्सेस अदर प्रोडक्शन कंपनीज, एंड फोर्थ, फ्यूचर ऑफ मैडॉक सिनेमा। ग्लैमरस बॉलीवुड से अट्रैक्ट होकर हर कोई बॉलीवुड में काम खोजने आता है और सबकी अपनी अलग अलग एस्पिरेशंस होती है। कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई कोरियोग्राफर, तो किसी को राइटर बनना होता है। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बॉलीवुड में काम मांगने नहीं बल्कि जनरेट करने आते हैं। प्रोड्यूसर बनने आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता कि भैया हम जाएंगे और डायरेक्ट प्रोड्यूसर बन जाएंगे, क्योंकि मूवी में पैसे लगाने का मतलब होता है सीधा सीधा जुआ खेलना। जैसे कि रतन टाटा सर ने भी एक टाइम पर 2004 में अमिताभ बच्चन की फिल्म एतवार को प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म डिजास्टर रही थी और उन्हें समझ में आ गया था कि फिल्म बिजनेस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, और इसीलिए उन्होंने इसके बाद कभी भी किसी भी फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया। बात करें दिनेश विजन की तो 26 जुलाई 1981 को इस प्रोड्यूसर का जन्म होता है एक पंजाबी फैमिली में। दिनेश विजन एक बिल्कुल ही नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पार्टीशन से पहले उनकी फैमिली रावलपिंडी यानी आज के पाकिस्तान में रहती थी। उनके दादाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन फैमिली में पहले ही उनके चाचा के लड़के ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की थी और बाद में एक बेटर लाइफ की तलाश में घर छोड़कर निकल चुके थे। इसीलिए उनके दादाजी को उर्दू मीडियम में पढ़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं उनके लाइफ की रियल स्टोरी उन्हें हिंदी मीडियम जैसी फिल्म बनाने को इंस्पायर करती है। दिनेश को बचपन से ही फिल्मों का बहुत गंदा वाला क्रेज था। अब देखो, मार्केट में बाकी सारी डिजीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन जब फिल्मी कीड़ा काट ले फिर 2 ही चीजें होती हैं, तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो। हाँ, या तो लोग बर्बाद हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ही आबाद। दिनेश अपने पैशन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते और चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। और आपको शायद ही पता होगा कि LCU के करता धरता डायरेक्टर लोकेश कनगराज की तरह दिनेश विजन भी पहले बैंक एम्प्लॉय थे। कुछ महीने बैंक में काम करने के बाद इनका भी मन भर जाता है और 2004 में 23 इयर्स की एज में ही इन्होंने डिसाइड किया अपने पैशन को फॉलो करने का, और इसी को देखते हुए बॉलीवुड की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। और 2005 में पहली बार सैफ अली खान की फिल्म बीइंग साइरस को प्रोड्यूस करके उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर डेब्यू किया। और एक बिल्कुल ही नए डायरेक्टर होमी अडजानिया ने इस फिल्म से अपना डायरेक्शनल डेब्यू भी किया। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करने का प्लान होता है, लेकिन एंड मोमेंट पे डायरेक्टर इसे मना कर देते हैं। मिस्टर सेठना,
Mr. Fardunji said na? I'm old, dear, but you are not deaf. Can I help you, dear? I'm sorry. The television was on so Yes, loud. yes. The volume button is stuck on full. What can I do? देखो दिनेश विजन को पता था कि वो बिग बजट फिल्में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए वो बिंग साइरस जैसी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं जिसकी बजट सिर्फ 4 करोड़ होती है। यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में भी आएगी कि 4 करोड़ भी दिनेश विजन के पास कैसे आए। तो देखो इंटरनेट भी अपने हाथ खड़े कर देती है जब आप उनसे दिनेश विजन की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछोगे। हाँ, कुछ लोगों ने उस फिल्म के डायरेक्शन होमी अडजानिया पर मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस लगाए एंड दिनेश विजन इज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो ऐसे में कुछ इंटरनेट पर थ्योरीज भी चलने लगी जिसके अकॉर्डिंग दिनेश विजन वाज आल्सो विद होमी, लेकिन ये सारे फॉल्स एलिगेशन है क्योंकि इसका कुछ प्रूव नहीं है, ये बेसलेस है। एक दो और हाईजैक जैसी फिल्में बनाने के बाद दिनेश विजन ने डिसाइड किया कि वो खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलेंगे। नहीं, मैं मैडॉक फिल्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्रोडक्शन कंपनी होती है इल्यूमिनाटी फिल्म्स जिसके फाउंडर थे सैफ अली खान और दिनेश विजन। 2009 ही वो साल रहा जब इस प्रोडक्शन कंपनी की फर्स्ट फिल्म आती है लव आजकल। इसको क्रिटिकली एक्लेम तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी फाड़ के रख देती है। अब देखो जिस टाइम पीरियड के दौरान दिनेश विजन ने सैफ अली खान के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस शुरू की थी उसकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी क्योंकि 2009 से 12 वो टाइम था जब हिंदी सिनेमा ट्रांसफॉर्म हो रहा था। लोग बॉलीवुड की टिपिकल स्टोरीज से उब चुके थे और लोग कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और यही रीजन था कि उस टाइम पर 3 इडियट्स, उड़ान, वेकअप सिट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, माय नेम इज खान, रॉक स्टार जैसी मूवीज को ज्यादा अटेंशन मिलने लगी थी। दिनेश विजन समझ चुके थे कि आने वाले टाइम में कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ही चलेगी, तो इन्होंने कॉकटेल और लव आजकल जैसी कुछ सुपरहिट मूवीज प्रोड्यूस की। और ऐसा नहीं था कि उनकी हर फिल्म सक्सेसफुल ही रही, इन्हें कुछ फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा जिनमें एक मेजर फेलियर था एजेंट विनोद का। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने अपने फेलियर को एनालाइज किया कि ताकि सेम रहते गलती दोबारा ना हो। और एक और बड़ी गलती की राब्ता जैसी फिल्म को डायरेक्ट करके। फिल्म के अनसक्सेसफुल होने के बाद ही डिसाइडेड कि भैया ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म थी जिसे मैंने डायरेक्ट किया, अब डायरेक्शन में हाथ नहीं आजमाना। देखो यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, इल्यूमिनाटी फिल्म्स एक काफी सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस भी थी। फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि दिनेश विजन ने इल्यूमिनाटी फिल्म्स को कम इंपॉर्टेंस देते हुए खुद का नया प्रोडक्शन हाउस खोला। हुआ कुछ ऐसा कि सैफ अली खान और दिनेश विजन के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस शुरू हो गई। अब देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, सैफ अली खान और दिनेश विजन के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस शुरू हो गई या फिर कोई और बात थी, उसे हम नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताएंगे कि कैसे दिनेश विजन ने एक नया प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया और इतनी सक्सेस हासिल की और ऐसा क्या अलग किया है जो धर्मा और वायरर जैसे प्रोडक्शन हाउस भी नहीं कर पाए। अब देखो इल्यूमिनाटी फिल्म्स के अंदर दिनेश विजन का काम बोल रहा था बट वो खुद के दम पर बिना सैफ अली खान के सपोर्ट के भी कुछ करना चाहते थे और फिर इसीलिए उन्होंने इल्यूमिनाटी फिल्म्स को एज ए सब्सिडियरी ट्रीट किया और खुद के एक नए प्रोडक्शन हाउस पे फोकस करना शुरू किया जिसका नाम था मैडॉक फिल्म्स। मैडॉक फिल्म्स की फर्स्ट प्रोडक्शन 2014 में रिलीज होती है फाइंडिंग फैनी नाम से। उसके बाद इन्होंने बदलापुर, हिंदी मीडियम, स्त्री, बाला जैसी सुपरहिट मूवीज बनाई। अब देखो हर प्रोडक्शन हाउस की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, एक माइंडसेट होता है जो उस प्रोडक्शन हाउस की या तो नैया पार लगाती है या फिर बिल्कुल ही डुबा देती है। जैसे वाईआरएफ की स्पेशलिटी है बिग स्केल मूवीज जिनमें बड़े बड़े स्टार होते हैं और धर्मा प्रोडक्शन की स्पेशलिटी है बड़ी बड़ी मूवीज जिनमें छोटे छोटे स्टार किड्स होते हैं जिनको धर्मा के अलावा कोई काम नहीं देता और धर्मा का करण जौहर उन सब का गॉडफादर बन जाता है। बट अगर आप बात करें मैडॉक फिल्म्स की स्पेशलिटी की तो शुरू से इनके पास ना बड़े स्टार्स थे ना भी बड़े स्टार्स के साथ मूवी बनाने के लिए मोटा पैसा, तो इन्होंने हमेशा से दो चीजों पर बहुत फोकस किया, पहले मूवीज की स्टोरी और दूसरा मूवी का बजट। जहाँ बाकी लोग अपनी मूवीज को बिग स्टार के नाम पर सेल करते थे वहीं मैडॉक वाले अपनी मूवीज को अपनी स्टोरी के दम पर सेल किया करते, या फिर कह सकते हो कि उस मूवी का यूनिक कॉन्सेप्ट के दम पर। मेजर एग्जांपल है मुंजिया, स्त्री, बदलापुर एक्सेट्रा। और जहां आज हर कोई बॉक्स ऑफिस सक्सेस का सीक्रेट ढूंढने में लगा हुआ है, कोई बड़े स्टार का कैमियो करवा रहा है तो कोई साउथ का डायरेक्टर पकड़ के ला रहा है तो किसी को अपने आइटम नंबर पर भरोसा है, मतलब हर कोई शॉर्टकट अपना रहा है टू गेट दी सक्सेस। वही दिनेश विजन से जब उनकी सक्सेस के बारे में पूछा गया तो ही सेड, इफ यू थिंक इफ यू हैव क्रैक्ड द कोड यू हैव एक्चुअली ruined it. It is actually like the formula for hair fall. Nobody really has it. If you ever think you have cracked the code, it is the beginning of the end. Evolution is the only solution of sorts. दूसरी चीज जिसका मैडॉक वाले खास ख्याल रखते हैं वो है मूवी का बजट। आज हर कोई इंटोरेज कॉस्ट से लेकर बड़े बड़े स्टार के टेंट्रम सहता है और वही मैडॉक वाले हमेशा एक नए टैलेंट को मौका देते हैं और ये लोग एक मूवी को इतना ही बजट एलोकेट करते हैं जितनी उस मूवी को जरूरत हो। फिजूल खर्ची ये लोग बिल्कुल ही नहीं करते। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैडॉक वाले कोई पर्टिकुलर जॉनर की फिल्म बनाना चाह रहे हैं जिसकी बॉक्स ऑफिस अपील बहुत ज्यादा लो है तो उसका बजट भी लो होगा। जैसे कि बदलापुर एक ऐसी फिल्म थी जिसकी बॉक्स ऑफिस अपील उतनी नहीं थी, इसलिए उस फिल्म की बजट भी सिर्फ 16 करोड़ ही थी। और दिनेश विजन का श्रीराम राघवन की बदलापुर को प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा रीजन ये था जो एक ऐसी रिवेंज ड्रामा थी जो किसी बड़े शहर या बड़े बिजनेसमैन के बीच की ड्रामा नहीं बल्कि एक छोटे से पुणे के बदलापुर के एक मिडिल क्लास इंसान की कहानी दिखाती है जो अपनी फैमिली के लिए रिवेंज लेता है। आपके फैमिली के साथ जो भी कुछ हुआ है मुझे इतना खराब लगता है मैं बता नहीं सकता। ये सब सुन चुका हूँ मैं 15 साल पहले। नया कुछ बोल। मैं बोलूं?
आपकी फैमिली को देखते हुए इतना खराब लगता है, इतना खराब लगता है कि मैं यहाँ से निकल के अपने पार्टनर से मिलूंगा, फिर अपने हिस्से के पैसे लूंगा और फिर जिमली के साथ 10 महीने ऐश करूंगा मैं। क्योंकि आज ऑडियंस को बड़े शहर, वर्ल्ड वाइड लोकेशन, स्टार कास्ट से उतना फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको चाहिए होता है एक जबरदस्त स्टोरी। देयर इज अ रूल, दैट्स व्हाट इज ब्यूटीफुल अबाउट फिल्म मेकिंग। 16 करोड़ की बजट में बनी बदलापुर का आतिफ असलम का गाना जीना जीना आज भी मैं अक्सर सुनता हूँ और जी करदा आज भी लोगों को उतना ही पसंद है। और अगर मैडक वालों को किसी फिल्म की बॉक्स ऑफिस अपील ज्यादा लगती है तो ये लोग उसके ऊपर काफी अच्छा खासा पैसा भी लगाते हैं, जैसे कि स्त्री 2 जिसका बजट 135 करोड़ था। तो मैडक का हिट फॉर्मूला यही है कि बजट को कंट्रोल में रखो और अच्छे आइडियाज और स्टोरीज पे वर्क करो। अब देखो एक और चीज जो मैडक की सक्सेस के पीछे का मेजर रीजन है, जहां आज की डेट में वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स से पब्लिक ऑलरेडी बोर होने लगी है, वही दूसरी तरफ मैडक के सुपरनैचुरल यूनिवर्स के लिए पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है क्योंकि इस यूनिवर्स की स्टोरीज रिपीटेटिव नहीं होती। सुपरनैचुरल यूनिवर्स की हर स्टोरी का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल ही यूनिक और फ्रेश होता है और ये कहानियां कहीं ना कहीं फोक टेल्स पर बेस्ड होती हैं। इवन इनकी जो स्टैंड अलोन फिल्में होती है उसमें भी तुम्हें एक फ्रेशनेस नजर आएगी। वेल, दिनेश विजन एक काफी घुमक्कर किस्म के इंसान है जिन्होंने इंडिया के छोटे बड़े शहर, कस्बों, गाँव में खूब घूमा है। इसलिए वो कहते हैं कि लोगों का परचेजिंग पावर अब शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम बिग सिटीज टू स्मॉलर टाउन्स और अब फ्राइडे को वही छोटे शहर, कस्बों के लोग थिएटर आते हैं और वो सो कॉल्ड इंडिया को नहीं बल्कि असली इंडिया को बिग स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। फिर चाहे गंजेपन से परेशान अपना बाला हो, हिंदी मीडियम हो या फिर लव आजकल। अब देखो ये लोग कंटेंट तो अच्छा बनाते हैं, यह साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए 2022 में मैडक वालों ने निपियन कैपिटल मुंबई बेस्ड फंड मैनेजमेंट कंपनी के साथ डील की थी और वो कंपनी मैडक की 50% स्टेक एक्वायर करती है और इस डील का मेजर पर्पस था मैडक को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सर्व करना। देखो स्त्री 2 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बाद से ही लोग मैडक फिल्म्स को वाईआरएफ और धर्मा से भी बड़ा मानने लगे हैं। तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि एक कंपनी जिसको बस मुश्किल से 10 साल ही हुए हैं वो सच में पिछले 40-50 साल पुरानी प्रोडक्शन कंपनीज लाइक धर्मा और वाईआरएफ को भी बीट कर दे? अब इस बात में कितना सच है और कितना झूठ उसका पता हम नेक्स्ट पॉइंट में लगाएंगे, वो भी लॉजिकल स्टैट्स के साथ। तो देखो इस बात में कोई शक नहीं कि कंटेंट क्रिएशन के मामले में मैडक, वाईआरएफ और धर्मा से बहुत आगे है। बट अब देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस वाइज मैडक, वाईआरएफ और धर्मा जैसे प्रोडक्शन हाउसेस के सामने कहां स्टैंड करता है। तो सबसे पहले तीनों प्रोडक्शन हाउसेस की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी की बात करते हैं। धर्मा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ब्रह्मास्त्र विद 230 करोड़ इंडिया नेट एंड वर्ल्ड वाइड 400 करोड़। और वाईआरएफ की बात करें तो उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है पठान जिसने इंडिया में 525 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड 1015 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब अगर मैडक की बात करें तो उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है स्त्री 2 जिसने इंडिया नेट में 600 करोड़ से ज्यादा किया था और वर्ल्ड वाइड 870 करोड़ का कलेक्शन भी किया था। और सिर्फ अगर इंडिया कलेक्शन की बात करें तो मैडक ने वाईआरएफ और धर्मा दोनों को बॉक्स ऑफिस के दंगल में जो धोबी पछाड़ मारा कि बेचारे अब तक नहीं उठ पा रहे हैं। पिक्चर को और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा और डेटा दिखाता हूँ। वाईआरएफ की पिछली 10 फिल्मों में से सिर्फ 2 फिल्में ही सक्सेसफुल हो पाई है, जैसे कि अपनी पठान और वॉर। वही धर्मा की लास्ट 10 मूवीज में किसी को बिग सक्सेस नहीं मिली है, बट कुछ मूवीज जिन्होंने ठीक ठाक बिजनेस किया है लाइक ब्रह्मास्त्र और रॉकी रानी की प्रेम कहानी एंड किल। और अगर मैडक की बात करें तो उनकी लास्ट 10 में से 7 मूवी सक्सेसफुल रही हैं, जिससे पता चलता है कि आज के डेट में जो सक्सेस रेशियो है वो मैडक या वाईआरएफ या धर्मा से ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब मैडक अब वाईआरएफ और धर्मा से बड़ी हो चुकी है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि बॉक्स ऑफिस वाइज अगर कोई कंपनी बड़ी होती तो आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी सबसे बड़ी होती, बट ऐसा नहीं है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कोई कंपनी को बड़ा सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बनाता। बॉक्स ऑफिस एक मेजर पार्ट है, बस उस कंपनी का कितना इन्फ्लुएंस है उसको बताने के लिए। जो चीज किसी प्रोडक्शन कंपनी को उससे भी बड़ा बनाती है वो है वाईआरएफ और धर्मा जैसे प्रोडक्शन हाउसेस का कल्चरल इम्पैक्ट। अब आज किसका कल्चरल इम्पैक्ट कितना ज्यादा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर बात हुई है बॉक्स ऑफिस की तो मूवीज हिट या फ्लॉप तो होते ही रहती है, बट हमारा दिनेश विजन इतने में खुश नहीं है। अभी दिनेश विजन के जो फ्यूचर प्लान्स है उन्हें देख के लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब वाईआरएफ और धर्मा का सफाया ये कर देंगे और फिल्म इंडस्ट्री को लीड करेंगे। और मैडक वालों ने लो बजट मूवीज बना के 25 दिन में अपना पैसा तो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल किया है और अब वो उसी पैसे से बिग स्केल मूवीज भी बनाने वाले हैं। और मैडक से पहले बस वाईआरएफ ही एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस था जो कंटिन्यूअसली बिग स्केल मूवीज बनाता था। इससे ये तो समझ में आ जा रहा है कि वाईआरएफ की मोनोपोली बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, जिससे अब सिर्फ स्टार का बेटा स्टार नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। तो देखो मैडक फिल्म्स का फ्यूचर ब्राइट है, बट कितना ब्राइट है उसका पता लगाने के लिए हम मैडक की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि मैडक का जो सबसे बड़ा एसेट है वो है उनका सुपरनैचुरल यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इस यूनिवर्स के अंदर ये लोग जो भी फिल्में बनाएंगे वो फिल्म प्रोड्यूसर्स को 25 दिन में पैसा डबल करके दे देगी और मेकर्स को इस बात का भली भांति ज्ञान भी है। तो ये लोग ये यूनिवर्स से बोर हो जाएंगे, इसलिए आने वाले टाइम में हमें और भी फ्रेश स्टोरीज देखने को मिलने वाली है। और अगर बाई चांस एक टाइम के बाद इस यूनिवर्स से लोगों का मन उब जाता है
तो मैडोक वाले ऑलरेडी एक और यूनिवर्स के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं जो कि इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्स भी होगी और उसमें हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार भी होंगे। इस यूनिवर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले हम सुपर नेचुरल यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज और मैडोक के स्टैंड अलोन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं और इन सारी फिल्मों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़ा करने का पोटेंशियल है। तो सबसे पहले बात करेंगे सुपर नेचुरल यूनिवर्स की मूवीज की, और इस यूनिवर्स की जो नेक्स्ट फिल्म है वो है थामा, जो कि एक लव स्टोरी होगी वैम्पायर्स की। और अगर बाई चांस तुम्हें नहीं पता हो कि वैम्पायर्स क्या होते हैं, तो ये वही होते हैं जो चूसते हैं लोगों का खून। और इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो इसमें हमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद इस यूनिवर्स से हमें वरुण धवन की भेड़िया 2 देखने को मिलेगी। ये फिल्म बन रही है और इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट काफी पहले कर दी गई थी, बट अभी तक इस मूवी के सेकंड पार्ट की कास्टिंग को लेकर कोई मेजर अपडेट सामने नहीं आया। बट इतना कंफर्म है कि ये फिल्म बन रही है और जिस तरह से आजकल सीक्वल्स पैसे छाप रहे हैं, लगता है ये फिल्म भी गर्दा उड़ाएगी। और उसके बाद फाइनली हमें इस यूनिवर्स की शायद एक एंड गेम फिल्म देखने को मिलेगी जो कि हो सकती है स्त्री 3। अब देखो वैसे तो स्त्री 3 आने में बहुत टाइम है, बट इसकी एक्साइटमेंट अभी से बहुत ही ज्यादा है क्योंकि स्त्री 3 वो फिल्म होगी जो इस यूनिवर्स की सारी मूवीज को एक साथ कनेक्ट करेगी और शायद कंक्लूजन तक ले जाएगी। और स्त्री 3 की कास्टिंग वही सेम रहेगी, बस इसमें कुछ वैम्पायर्स और भेड़िया वगैरह ऐड हो जाएंगे। और अब बात करेंगे मैडोक की स्टैंड अलोन मूवीज के बारे में, जो कि पहली फिल्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है छावा, जिसमें विकी कौशल लीड रोल में होंगे। इसको डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतरेकर जी ने और इस फिल्म का जो टीजर है वो बहुत ही वाइल्ड और एक्शन पैक्ड लग रहा है। भले इस टाइप की मूवीज हम वाईआरएफ जैसे प्रोडक्शन हाउसेस से एक्सपेक्ट करते हैं, पर अब वो ऐसी मूवीज बनाने का ट्राई ही नहीं करते और हमें शमशेरा और पीआरसी जैसी कचड़ा मूवी बना के देते हैं। और पीआरसी से याद आया कि अक्की सर भी मैडोक के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है स्काई फोर्स। इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं कि ये फिल्म अच्छी होगी, मुझे बस अक्की सर की पनौती से डर लग रहा है क्योंकि आजकल जिस भी प्रोड्यूसर के साथ वो मूवी कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर मूवी प्रोड्यूस करने के लायक दोबारा नहीं रह रहे। बट इस बार उनके साथ यहाँ पर दिनेश विजन है, तो देखते हैं कि अक्की सर की इस फिल्म को हिट करवा पाते हैं या नहीं। और इसी के बीच में हमें तेहरन और 21 के रूप में 2 पावरफुल मूवीज भी देखने को मिल सकती है, एक जॉन अब्राहम की तेहरन तो दूसरी श्रीराम राघवन की 21। वेल इन मूवीज के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा अपडेट्स तो अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से हम इसके बारे में आपको ज्यादा बता भी नहीं पाएंगे। तो अब बात करते हैं मैडोक की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस फिल्म महाअवतार के बारे में। इस फिल्म में विकी कौशल परशुराम का रोल प्ले करेंगे और ये एक बिल्कुल ही परफेक्ट कास्टिंग है। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अमर कौशिक जिन्होंने स्त्री 2 डायरेक्ट की थी। अब तो अगर मुझसे पूछोगे कि मैं पर्सनली इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, तो देखो मैं चाहता हूँ कि स्क्रिप्चर बेस्ड स्टोरीज के ऊपर मूवीज बने और साउथ में तो ऐसी फिल्म बनती ही रहती है, बट बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्म बने तो एक अलग ही मजा देखने को मिलेगा। एक और दूसरी चीज के बारे में जो बात कर रहा था वो है एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहाँ हर फिल्म मेकर अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस कर रहा है, बट मैडोक वाले अब जिस सिनेमैटिक यूनिवर्स पर काम कर रहे हैं उसे सुनकर शायद तुम भी शॉक्ड हो जाओगे। बेसिकली मैडोक वाले एक एक्शन एडवेंचर सिनेमैटिक यूनिवर्स पर काम कर रहे हैं जिसमें हमें अरेबियन नाइट्स की स्टोरी दिखाई जाएगी, जैसे कि सिंदबाद की स्टोरी या फिर अली बाबा के 40 चोर की कहानी। ये यूनिवर्स सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लग रही है, और अगर मैं कहूँ कि इस यूनिवर्स की एक्साइटमेंट का एक और बहुत बड़ा रीजन है तो वो है कोई और नहीं बल्कि वन एंड ओनली एसआरके। पहले एसआरके को भी इस यूनिवर्स में कास्ट करने का ट्राई किया जा रहा है, और अगर वो हाँ कर देते हैं तो पहली बार वो एक एक्शन एडवेंचर मूवी में काम करेंगे। और अगर ये यूनिवर्स सक्सेसफुली शुरू हो जाती है तो बॉलीवुड में हमें और भी बहुत सारी एडवेंचरस मूवी देखने को मिलेगी। तो देखो अगर मैडोक टॉप पे आ जाता है तो उसमें नुकसान किसी का नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।